Okay, fine. So the answer will be option number C, that is job disruption. इसमें किसी को डाउट तो नहीं चारों में? Okay, fine. Next question, question number 7. I think this question repeated है. पंचायती राज सिस्टम कैन बी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ द, क्या आंसर होगा इसका? Democratic decentralization. Okay. So option number C will be right answer. Next question, question number 8. Please mute कर लीजिए. Please mute करिए. Grouping of similar types of work in an organization is known as, उसको हम क्या बोलते हैं? एक प्रकार के वर्क को जो है हम क्लासिफाइड कर देते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कैटेगराइज कर देते हैं. जैसे कि डिफरेंट जॉब्स है, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देन वी जस्ट कैटेगराइज इन डिफरेंट ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिलरिटी, राइट? जैसे एक प्रकार की ड्यूटी उनको अलग कर दिया, एक प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको अलग कर दिया, उसको बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर जॉब ए, क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन बिल्कुल कैटेगराइज करना डिफरेंट जॉब्स को, पोजीशंस को, रोल को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलर इन टर्म्स ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज कंसिडर्ड एज द जॉब क्लासिफिकेशन. ओके, पहला वाला करेक्ट हो जाएगा. यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ग्रुपिंग ऑफ द सिमिलर टाइप्स ऑफ वर्क, तो एवेल्युएशन होगा नहीं, डिस्क्रिप्शन है नहीं, बाकी का आपको क्लियर होगा. ए वाला सही हो जाएगा आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर दीजिए. Networks together with shared norms, value and understanding that facilitate cooperation within among the group is known as social capital. Networks are real world link between the group and the individual. So basically यहाँ पर फोकस कर रहे हैं वो सी कैपिटल पे और नेटवर्क. both are true. सोशल कैपिटल का मतलब क्या होता है एनीवन? Shared values and norms which binds the people to work together. Yes, yes, shared norm, value, trust, cooperation between the people, in between the people, the kind of connection. Okay, social capital. तो पहला वाला करेक्ट है, दोनों इजी है, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है. आई थिंक सभी को क्लियर होगा, किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? No, sir. Okay, then option number C will be right answer. Question number 10. Which is the part of the external task environment for a voluntary organization? आपको बताना है कि बहुत सारे टास्क होते हैं, वर्क होते हैं, तो आपको बताना है जो बाहरी टास्क है फॉर द व्यू, गवर्नमेंट, फंडिंग एजेंसी, स्टाफिंग, अदर वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशंस, नेटवर्क्स. A, B, D, E. Sir, D आंसर होगा इसका. Okay, staffing is the internal section, internal task of the any volunteer organization or any organization. Staffing आपका नहीं आएगा, मतलब सी जहाँ जाए उसको आप एलिवेट कर सकते हैं. ऑप्शन नंबर डी ही एक ही बचा हुआ है, बाकी के जैसे गवर्नमेंट है, फंडिंग एजेंसी है या अदर वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज द एक्सटर्नल टास्क इन्वॉल्वमेंट. तो डी विल बी राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 11. व्हाट इज द मीन मेंट बाय द मैनेजमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव? सर सी हो जाएगा. सॉरी, ऑप्शन सी. ऑप्शन सी क्या लिखा है इसमें? द सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव टू ब्रिंग अबाउट द अचीवमेंट ऑफ द कॉर्पोरेट गोल्स, a system of giving authority to carry out job. So what is the management of objective is a approach, basically ये management approach है जहाँ पर जो भी कंपनी के जो भी स्पेसिफिक गोल ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो वहाँ पर जो कंपनी के वर्कर हैं, एम्प्लॉयज हैं, पूरी टीम है, सब मिल करके जो कॉपरेट करते हैं और उनके जो गोल है उनको बताया जाता है ताकि वो उसको अचीव कर पाए सही तरीके से. ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव. द सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव is to bring about achievement of cooperative goals. Clear है? Yes, sir. Next question, question number 12.
Which of the following will not result following the introduction of the more decentralized system of management? बेसिकली यहाँ पर बात कर रहे हैं कि मैनेजमेंट के अंदर अगर आप ज़्यादा डिसेंट्रलाइज कर देते हैं सिस्टम को, उसको इंट्रोड्यूस करने से क्या इसमें से रिजल्ट नहीं आएगा? ओके, अगर मोर Greater consistency. इंक्रीज करने से मोटिवेशन बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि सभी के सभी लोग जो है उसमें उनको ऑटोनॉमी मिलेगी, फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी डिसीजन मेकिंग में, तो ऑफकोर्स मोटिवेशन बढ़ेगा, कंसिस्टेंसी बढ़ेगी नहीं तो बढ़ेगी, B, या स्किल्स जो है वो भी डेवलप होंगी जूनियर्स को, क्योंकि दे विल आल्सो बिकम द पार्ट ऑफ द लाइक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, तो उनको भी कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन डेवलपमेंट, स्किल्स डेवलपमेंट भी होता है। एंड इंक्रीज इन द स्पीड एट विच एसेंशियल डिसीजन आर मेड, जो भी महत्वपूर्ण डिसीजन लिए जाते हैं उसमें स्पीड बढ़ जाएगी। हरिवरन सिंह, ये तो ऑप्शन 11। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दीजिए, एक ही आंसर आया अभी तक, बी। so सी, D, अगर हम बात करें डिसेंट्रलाइज सिस्टम की, तो डिसेंट्रलाइज सिस्टम से क्या होगा कि इसमें रिस्पॉन्सिबलनेस और एडेप्टेबिलिटी तो बढ़ेगी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात करें डिसीजन मेकिंग में तो वेरिएशन आएगा, राइट, डिफरेंसेस आएंगे अमॉन्ग द ऑर्गेनाइजेशन, सो ग्रेटर कंसिस्टेंसी शायद इसमें नहीं रहेगी डिसीजन मेकिंग में। बी विल बी राइट आंसर, डी नहीं होगा, डी होगा हेमंत साहू, इंक्रीज इन द स्पीड एट विच एसेंशियल डिसीजन आर मेड, ये तो सही है। ओके, बी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, द करेक्ट sequential phase in the job analysis are? देखो ऑप्शंस में देखो क्या लिखा है, ए बी और ई, तो ए बी ई में तीनों में से एक कोई पहले आएगा, तो पहले ये देख लो, ए पढ़ लो, बी पढ़ लो और ई पढ़ लो। कलेक्शन ऑफ जॉब्स एनालिसिस डेटा, तो ये तो आएगा नहीं, जॉब एनालिसिस डेटा तो बाद में कलेक्ट होगा ना, तो ई नहीं आएगा, तो मतलब आपका ये वाला ऑप्शन गया। अब बी देखिए और ये देखिए, सिलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जॉब्स टू बी एनालाइज्ड, तो पहले ये आएगा क्या, प्रिपरेशन ऑफ जॉब एनालिसिस प्रोग्राम, इन दोनों में पहले कौन आएगा? A, I guess. तो A A आएगा। पहले आएगा। बिल्कुल, सिलेक्शन तो बाद में होगा ना, पहले प्रिपरेशन होगा तो जॉब एनालिसिस प्रोग्राम का, तो ये पहले आएगा, तो मतलब आपका एक ऑप्शन और चला गया। अब दो बचे, दो में दो कॉमन है, इसको पढ़ना नहीं। अब D देखिए ई हो और सी सकता में, है, ई और सी में देखिए, प्रिपरेशन ऑफ D जॉब होगा, डिस्क्रिप्शन और कलेक्शन ऑफ जॉब एनालिसिस डेटा, पहले क्या आएगा? C आएगा, A B C C, D, C सर। सी आएगा। सब D आंसर। एक मिनट, प्रिपरेशन ऑफ जॉब एंड एम्प्लॉयज स्पेसिफिकेशन, आई थिंक सी, कलेक्शन ऑफ जॉब जॉब एनालिसिस डेटा तो बाद में आना चाहिए ना, ये पहले आएगा, या प्रिपरेशन ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन? 1 सेकेंड, सर D होगा आंसर। डेटा वो कलेक्ट करेंगे ना सर, डेटा कलेक्ट करेंगे उसके बाद उसको डिस्कशन करेंगे, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, डिटेल preparation of the job and employee specification, collection of job analysis data, job description preparation. ये इसका आंसर क्या है? ये तो अभी का क्वेश्चन है, दिसंबर वाला, इसका आंसर क्या है आंसर की में? दिस इज अभी लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था उसी का क्वेश्चन है, जॉब एनालिसिस प्रोग्राम। ओके, देन सिलेक्शन ऑफ जॉब्स टू बी एनालाइज, देन इस जॉब का हम लोग एनालिसिस करेंगे, देन जॉब डिस्क्रिप्शन प्रिपरेशन। सी, यहाँ पर देखो क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो, पहले यहाँ पर बात कर रहे हैं जॉब एनालिसिस प्रोग्राम का प्रिपरेशन करना, ठीक है, ये आ जाएगा। फिर सिलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जॉब टू बी एनालाइज, ओके, उसके बाद आएगा आपका
जॉब जो एनालिसिस डेटा को हम कलेक्ट करेंगे, ओके, देन जॉब डिस्क्रिप्शन प्रिपेयर करेंगे और प्रिपरेशन विद जॉब एंड एम्प्लॉयज स्पेसिफिकेशन। आई थिंक ये सही क्रम बन रहा है, ये बी ई और सी और डी प्लस। ये एक बार पढ़ लेते हैं। आंसर सही है। यहाँ पर जॉब एनालिसिस की बात कर रहे हैं, तो पहले जॉब एनालिसिस प्रोग्राम को प्रिपेयर करना, देन सिलेक्शन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव जॉब्स, उसके बाद जॉब एनालिसिस का डेटा कलेक्ट करना, सॉरी प्रिपरेशन ऑफ द जॉब। सर आपने ओके, गलत लिख दिया ना मैं, ECD। यस सर। अभी ठीक है। अब थोड़ा, अब एक और क्वेश्चन पढ़ लीजिए तो समझ में आ जाएगा। बी के बाद आपका ई आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम जॉब एनालिसिस की बात कर रहे हैं, तो जॉब एनालिसिस डेटा को हम कलेक्ट करेंगे, फिर जो है जॉब डिस्क्रिप्शन की रिगार्डिंग उसको हम तैयार करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ द जॉब डिस्क्रिप्शन। ओके, तो आपका सी हो जाएगा, ई नहीं होगा, सॉरी डी नहीं होगा, सी होगा। सी आई थिंक आंसर की में दिया हुआ था, ये अभी का इसी जो एग्जाम हुआ था उसी का क्वेश्चन है। ओके, तो सी वाला आंसर मार्क कर लीजिए, बाकी जिसका कोई अदर आंसर आ रहा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। अगर हम बात करें एम्पावरमेंट की, एम्प्लॉय, तो चार ऑप्शन दिए हैं, कौन सा सही हो सकता है? B option, sir. प्रोसेस ऑफ गिविंग एम्प्लॉय ग्रेटर ऑटोनॉमी एंड डिसीजन मेकिंग पावर, या ये हो सकता है कि सिस्टम दैट एनकरेज वर्कर टू मूव more freely within the workforce or the opportunity to share company profits, a formal system of leadership that rely greatly on control। डी तो कभी नहीं होगा। सर बी। बी। हाँ, बी। बी क्या लिखा है? सिस्टम दैट एनकरेज वर्कर्स टू मूव मोर फ्रीली विद इन वर्क फोर्स। इज इट राइट और रॉन्ग? यहाँ पर बात कर रहे हैं एम्प्लॉय एम्पावरमेंट की। एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है कि हम उनको पावर देते हैं, लाइक उनको ऑटोनॉमी देते हैं काम करने के लिए, और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर उनको इन्वॉल्व करते हैं, उसी को तो एम्पावरमेंट बोलते हैं ना। जब लोगों को हम इन्वॉल्व करेंगे प्रोसेस के अंदर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्पावरमेंट? Right now we are taking people and taking the part in the decision making process, उसको हम empowerment बोल सकते हैं कि उनको ग्रेटर ऑटोनॉमी प्रोवाइड कराना, उनको स्वतंत्रता देना, ताकि वो खुद अब जो है अपने हिसाब से काम कर पाए थोड़ा सा, और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर उनका हिस्सा हो, तो तभी वो एम्पावर फील कर पाएंगे। तो बी नहीं होगा, ए होगा। बी लिखा है कि सिस्टम दैट एनकरेज वर्कर टू मूव मोर फ्रीली विद इन वर्कफोर्स, तो इसका कोई लॉजिक नहीं बनता है ना, वर्कफोर्स के अंदर मूव करना फ्रीली, so that is not as relevant to the empowerment of the people। ओके, लोगों को ऑटोनॉमी देना ताकि वो अच्छे से काम कर पाए, वो एम्पावरमेंट कहलाता है। ओके नेक्स्ट, सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, द करेक्ट सीक्वेंशियल फेज, ये तो दोबारा आ गया। क्वेश्चन नंबर 16, मोबिलाइजिंग रिसोर्स आर एसोसिएटेड विद। 16 का क्वेश्चन है, एडवोकेसी रोल, कटलेस रोल, ब्रोकर रोल और प्लानर रोल। सभी रोल को समझेंगे, पहले आंसर दीजिए इसका। तो ब्रोकर रोल। Mobilizing the resources are associated with the broker role, so this option is right or wrong? सभी लोग आंसर दीजिए। Broker means like a social worker become the bridge between the community। मीडिएटर। yes, as a mediator बोल सकते हैं broker। जो भी रिसोर्सेस हैं, जो सर्विसेज हैं, उनके बीच में और कम्युनिटी या इंडिविजुअल्स के बीच में ब्रिज की तरह काम करता है, लिंक होता है, उसको हम ब्रोकर रोल बोलते हैं। ओके, जैसे कि नीड को असेस करना, समझना, अंडरस्टैंड करना, क्या क्या रिसोर्स की जरूरत है उसको आइडेंटिफाई करना, फिर एक कनेक्शन बनाना, रेफरल करना है कि ये पर्सन कैसे उस स्कीम को प्राप्त कर सकते हैं, वो ब्रोकर रोल कहलाता है। ओके, जैसे मान लीजिए कि जो लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, तो उनके बीच में एज ए कनेक्शन, और जो सर्विसेज दी जाती हैं किसी एनजीओ के द्वारा या गवर्नमेंट वेलफेयर एजेंसी के द्वारा, कि वो किस प्रकार से उनको शेल्टर प्रोवाइड करा सकते हैं होमलेस पर्सन के लिए, तो यहाँ पर ब्रोकर रोल होगा सोशल वर्कर का। वो कनेक्ट करेगा पर्सन को विद द स्कीम्स, ताकि उनको घर मिल जाए या जो शेल्टर्स उनको प्रोवाइड हो जाए, या कोई है हेल्थ फैसिलिटी है, हेल्थ केयर सर्विसेज है, वो वहाँ तक पहुँच पाए। सो ही सोशल वर्कर वर्क एज ए मीडिएटर और लिंक और ब्रोकर रोल।
यहाँ पर लिखा है ये तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एडवोकेसी रोल। एडवोकेसी रोल का मतलब क्या होता है? बताइए, एडवोकेसी हम किसकी करेंगे? क्लाइंट सर। क्लाइंट, बिल्कुल। जो लोग भी जैसे फॉर एग्जांपल वल्नरेबल सेक्शन है, ऑप्रेस्ड क्लास है, मार्जिनलाइज सेक्शन है, जो किसी प्रकार का इनजस्टिस फेस कर रहे हैं, तो चूंकि उनके पास आवाज नहीं है उनकी खुद की, तो एडवोकेसी का मतलब होता है हम एज ए इसको प्लीज म्यूट कर लीजिए वसुंधरा। सॉरी सर। ओके। तो सोशल वर्कर का काम होता है कि उनको जस्टिस इंश्योर कराना, या उनको सभी के सभी जो उनकी रिसोर्सेज, दे कैन एक्सेस द रिसोर्सेज, दे कैन एक्सेस द राइट। तो सोशल वर्कर एज ए एडवोकेट या एज ए स्पोक पर्सन ऑफ द इंडिविजुअल्स और द कम्युनिटी की तरह काम करता है। ओके। उसको हम बोलते हैं एडवोकेसी रोल करना, या एडवोकेट करना, या एज ए स्पोक पर्सन काम करना फॉर द इंडिविजुअल, फॉर द कम्युनिटी, फॉर द ग्रुप, फॉर द सोसाइटी, ताकि दे कैन एक्सेस द रिसोर्सेज, दे कैन एक्सेस द, लाइक दे हैव द ऑल राइट्स, ताकि उनकी वेलबींग बेहतर हो। उसको बोलते हैं एडवोकेसी रोल। ओके, क्लियर है? क्लियर। यस सर। नेक्स्ट इसमें है कैटलिस्ट रोल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैटलिस्ट रोल? कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है? असम, इसका पता नहीं, सॉरी, इसका पता नहीं है सर, कैटलिस्ट रोल। ओके, और एनीवन? सर नहीं पता, बता दो। आवाज नहीं आ रहा है। ओके, कोई कुछ बोल रहा है, कोई आवाज नहीं आ रहा है। सी, कैटलिस्ट का मतलब होता है लाइक सोशल वर्कर यहाँ पर काम करेगा एज एजेंट ऑफ चेंज, बदलाव के लिए। ओके। उसको बोलते हैं कैटलिस्ट। कोई सोसाइटी के अंदर कुछ बदलाव करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, बदलाव करना है, पॉजिटिव चेंज लाना है। ओके, कोई इशू है, सोशल इशू है, उसको लेकर के इंटरवीन करना है, मोबिलाइज करना है लोगों को। तो सोशल वर्कर यहाँ पर एज ए कैटलिस्ट की काम करेगा, एज ए एजेंट काम करेगा, ताकि बदलाव या चेंजेस जो है वो हो पाए सोसाइटी के अंदर। उसको बोलते हैं कैटलिस्ट रोल प्ले करना। ओके, यस क्लियर सर। है? हाँ, जैसे कि मान लीजिए अगर सस्टेनेबिलिटी की बात करें, तो एनवायरमेंटल जो इशू होते हैं उनको लेकर के सोशल वर्कर एज ए काम करेगा, लोगों को एम्पावर करेगा, उनको बताएगा, समझाएगा कैसे हम एड्रेस कर सकते हैं इशू को। तो वो एज ए एजेंट काम कर रहा है ताकि बदलाव हो पाए, एजेंट ऑफ द चेंज, दैट इज कॉल्ड कैटलिस्ट। ओके, लोगों को एनकरेज करना, बताना, अवेयर करना गवर्नमेंट इनिशिएटिव के बारे में, कैसे कोलैबोरेट करना होता है। ओके, कैसे मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, तो वो एज ए कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है ताकि बदलाव जो है हो पाए। सो सोशल वर्कर सर्व एज अ एजेंट ऑफ चेंज, दैट इज कॉल्ड ब्रोकर रोल। सर एज लाइक मतलब मोटिवेटर के तौर पे। हाँ, बिल्कुल, मोटिवेट भी करेगा, दैट कैन बी द पार्ट ऑफ दैट। ओके, लोगों को एम्पावर करना, ऑफ कोर्स उनको मोटिवेट करेंगे, बताएंगे, समझाएंगे, इनकरेज करेंगे, सेंसिटाइज करेंगे, ऑल दीज थिंग्स दैट इज कम अंडर द कैटलिस्ट रोल। नेक्स्ट, प्लानर रोल। क्योंकि सी, दीज आर द रोल, इसका मतलब ये नहीं कि कोई सोशल वर्कर केवल एक ही रोल प्ले करता है एक पर्टिकुलर वर्क में, एक ही प्रोग्राम के अंदर है, एक ही कोई भी इशू है, कोई भी चैलेंज है, अगर कम्युनिटी फेस कर रही है और सोशल वर्कर वहाँ पर अगर वहाँ पर इन्वॉल्व है प्रोसेस में, तो ही और सी कैन यूज ऑल द रोल्स लाइक एडवोकेसी, कैटलिस्ट, ब्रोकर, प्लानर। क्योंकि प्रोसेस के अंदर ऐसा नहीं है कि अभी एक सोशल वर्कर हर एक स्टेज में अलग अलग सोशल वर्कर आएगा, क्योंकि पूरी की पूरी टीम होगी, तो वो सभी प्रकार के रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे। स्टार्टिंग में कैसे उनको मोटिवेट करना है, कैसे लोगों को इकट्ठा करना है, कैसे प्लानिंग करनी है, कैसे ब्रोकर रोल परफॉर्म करना है, एडवोकेसी कैसे करनी है। तो समटाइम्स वो लाइक एक ग्रुप सोशल वर्कर का या एक इंडिविजुअल्स, दे कैन परफॉर्म मल्टीपल रोल्स, ओके, टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द कम्युनिटी। बट यहाँ पर ये स्पेसिफिक लिखा हुआ है, तो हमको एक एक करके अंडरस्टैंड करना होगा। प्लानर रोल का मतलब क्या होता है? कि प्लानिंग करना, स्टडी तैयार करना, कोई भी प्रोग्राम है उसके रिगार्डिंग। प्रॉपर ब्लूप्रिंट देना। बिल्कुल, सोशल प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए हम कैसे जो है सर्विसेज डिलीवर कर सकते हैं, उसकी प्लानिंग करना, एक प्लान ऑफ एक्शन तैयार करना। ओके, कम्युनिटी की क्या क्या नीड्स हैं उस पर रिसर्च करना, रिसर्च डिजाइन तैयार करना, प्रोग्राम कैसा होना चाहिए उनकी उसको फाइंड आउट करना, ये सभी चीजें जो है प्लानिंग रोल। क्लियर है? तो आंसर आपका हो जाएगा सी वाला, बाकी के ऑप्शन क्लियर हो गए। क्वेश्चन नंबर 16, which model reject the idea that the small homogeneous group dominates community decision making? यहाँ पर बोल रहे हैं कि एक छोटा समूह जो एक जैसा है वो कहीं ना कहीं कम्युनिटी के डिसीजन
कम्युनिटी में जो डिसीजन लिए जाते हैं उसको डोमिनेट करता है। तो ये जो आइडिया है ये कुछ मॉडल के द्वारा उसको रिजेक्ट किया गया। प्लूरिस्ट मॉडल सर। प्लूरिस्टिक मॉडल, इसका मतलब क्या हुआ प्लूरिस्ट मॉडल? प्लूरिस्ट मॉडल का मतलब क्या हुआ? बेसिकली ये जो मॉडल है ये एक्नॉलेज करता है प्रेजेंस ऑफ लाइक डाइवर्सिटी इन द ग्रुप, डाइवर्स इंटरेस्ट ऑफ द ग्रुप। जैसे कम्युनिटी है उसमें बहुत सारे लोग होंगे, उनकी अलग अलग समस्याएं होंगी, ओके, मल्टीपल वॉइस होंगी, मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू होंगे, तो हमको सभी को कंसिडर करना है, ओके। तो उसको हम बोलते हैं प्लूरिस्टिक मॉडल। क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है स्मॉल होमोजेनियस ग्रुप दैट डोमिनेट द कम्युनिटी डिसीजन। तो कम्युनिटी डिसीजन एक पर्टिकुलर समूह या स्मॉल ग्रुप से नहीं होता है, ओके। जो प्लूरिस्टिक मॉडल होता है या प्लूरिस्ट मॉडल बोल रहे हैं वो एक्नॉलेज करता है कि इसमें सभी के सभी के इंटरेस्ट जो है इन्वॉल्व होंगे, सभी के सभी लोग इन्वॉल्व होंगे प्रोसेस में, डिसीजन मेकिंग में सभी की बात सुनी जाएगी, ओके। और थ्रू दी नेगोशिएशन, थ्रू दी कंप्रोमाइज, थ्रू दी लाइक आपस में मिल करके जो है फाइंड आउट करेंगे कि क्या बेस्ट सोल्यूशन हो सकता है किसी भी प्रॉब्लम को लेकर के, ओके। उसको हम बोलते हैं प्लूरिस्ट मॉडल, ओके। तो ये एक्नॉलेज करता है इस चीज़ को कि सोसाइटी डाइवर्स है, एवरीबडी हैव देयर वन इंटरेस्ट, सो जो है सब एक साथ मिल करके एज ए इंक्लूसिव सोसाइटी वी कैन कम टुगेदर, वी कैन मेक डिसीजन, सो दैट इज कॉल्ड प्लूरिस्टिक मॉडल। तो ये जो आइडिया यहाँ पे लिखा है कि एक होमोजेनियस ग्रुप है जो कि डोमिनेट करेगा कम्युनिटी डिसीजन मेकिंग को, तो ये गलत है। एक पूरी की पूरी सोसाइटी जो है उसमें प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है, diverse interest groups in the society, not a homogeneous group। पहला लिखा है सोशल मॉडल, तीसरा है लोकेलिटी डेवलपमेंट मॉडल, फोर्थ है सोशल एक्शन मॉडल। व्हाट इज ए सोशल मॉडल? बताइए। सो दिस इज द मॉडल इज फोकस ऑन द सोसाइटी। बेसिकली सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स है, ओके, उन पर फोकस करता है, कैसे हम सोसाइटी के बैरियर्स हैं या जो फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से सोसाइटी में प्रॉब्लम आती है, जैसे कि मान लीजिए एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन पीपल आर फेसिंग, एनी काइंड ऑफ द इनइक्वालिटी और मार्जिनलाइजेशन इन द सोसाइटी। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उन पर हम फोकस करते हैं थ्रू दी सोशल मॉडल। एक अलग टाइप का फ्रेमवर्क है जहाँ पर हम सोसाइटी की प्रॉब्लम्स किस प्रकार की हैं उनको कैसे एड्रेस करना है, कैसे उसको अंडरस्टैंड करना है, क्या क्या बैरियर्स हैं, क्या क्या फैक्टर्स, दैट इज कंसिडर अंडर द सोशल मॉडल, ओके। जिसके माध्यम से जैसे मान लीजिए सोसाइटी के अंदर इनइक्वालिटी है, डिस्क्रिमिनेशन है, तो हम कैसे सोशल जस्टिस को इंश्योर कर सकते हैं, कैसे बन सके। ओके फाइन, सो दैट इज कॉल्ड सोशल मॉडल। नेक्स्ट है लोकेलिटी डेवलपमेंट मॉडल, इसके बारे में बताइए आप लोग, हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। सर ये डॉचमैन के थ्रू दिया गया था लोकेलिटी डेवलपमेंट मॉडल, जिसमें कहा जाता है कि कम्युनिटी पीपल कैन सॉल्व देयर प्रॉब्लम ऑन देयर ओन एंड सोशल वर्क जस्ट हेल्प देम। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पे यहाँ फोकस किया जाता है और Yes, लीडरशिप पे। बिल्कुल बिल्कुल, दैट इज लोकेलिटी डेवलपमेंट मॉडल या नेबरहुड डेवलपमेंट मॉडल। यहाँ पर कैपेसिटी बिल्डिंग करना, कम्युनिटी को एम्पावर करना, ये मेन फोकस होता है कि उनकी क्या स्ट्रेंथ है, उनके पास क्या एसेट्स हैं कम्युनिटी के अंदर, उनको इनकरेज करना लोगों को, ताकि उनकी जो नीड्स है या कंसर्न है या जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं उनको आइडेंटिफाई कर पाए, ओके। उनके रिगार्डिंग कैसे उस सोल्यूशन को बनाना है, डेवलप करना है, रिसोर्स कैसे मोबिलाइज कराना है, लाइक थ्रू दी पार्टिसिपेशन, थ्रू दी कोलेबोरेशन, ये सभी चीज़ें होती हैं लोकेलिटी डेवलपमेंट मॉडल। तो जो प्रिंसिपल है सेल्फ डिटर्मिनेशन का वो ज़्यादा यहाँ पर प्रिवेल होता है, उसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है लोकेलिटी डेवलपमेंट मॉडल। नेक्स्ट है सोशल एक्शन मॉडल, तो ये तो पता ही होगा आपको। बी विल बी राइट आंसर, क्लियर है बी वाला? ओके, ये जो मॉडल है प्लूरिस्ट मॉडल, ये बोलता है कि सोसाइटी में जो है कई प्रकार के लोग होते हैं, सबके अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, डाइवर्स इंटरेस्ट ग्रुप पर ज़्यादा फोकस करता है, ना कि स्मॉल होमोजेनियस ग्रुप पर। क्लियर है सभी को?
सर एग्जांपल दे दीजिए किसका। सी एग्जाम्पल मतलब अपनी सोसाइटी देख लीजिए, वो काफ़ी डाइवर्स होती है ना, कि जैसे मान लीजिए एक बड़ा सा कम्युनिटी है, कम्युनिटी के अंदर कुछ लोग होंगे, ओके, तो कुछ लोगों के द्वारा डिसीजन लिया जाएगा, वो पूरी कम्युनिटी के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होगा ना। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि प्लूइस्ट मॉडल जो है वो फोकस करता है कि कम्युनिटी के अंदर, सोसाइटी के अंदर जितने भी लोग हैं, उनके अपने खुद के इंटरेस्ट होते हैं, सबके अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, सबकी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये फोकस करता है इम्पोर्टेंस ऑन द इंक्लूसिविटी, सभी को हमको इंक्लूड करना है इन दी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल और आसान एग्जाम्पल ले लें, तो अगर क्लास के अंदर दो लोग बोले कि सर क्लास को ना आप 8:30 से उसको चेंज करके आप सुबह कर दीजिए, मॉर्निंग में 7। ओके, तो ये तो हो गया कि स्मॉल एक होमोजेनियस ग्रुप बोल रहा है, 4-5 लोग बोल रहे हैं कि इसका टाइमिंग चेंज कर दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा, हम लोग क्या करते हैं कि इस मॉडल को फॉलो करते हैं कि अगर ज़्यादा लोग बोलेंगे, सभी लोग बोलेंगे, 90-95% बोलेंगे, तो हम लोग टाइम चेंज कर सकते हैं। मतलब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में सभी लोग इन्वॉल्व होने चाहिए ना। ओके, तो वही है प्लेस्ड मॉडल, जहाँ पर हम फोकस करते हैं कि डाइवर्स इंटरेस्ट ग्रुप को, सभी को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, ठीक है, कि सभी के पॉइंट ऑफ व्यू को अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे, और उसके बाद हम डिसीजन लेंगे फाइनल। सो दैट इज अ काइंड ऑफ डेमोक्रेटिक अप्रोच वी यूज इन द प्लेस्ड मॉडल। क्लियर है? यस सर क्लियर। ओके, जैसे मान लीजिए गांव के अंदर कोई इनिशिएटिव लेना है एजुकेशन को लेकर के, ओके, लेकिन गांव के लोग चाहते हैं कि उनको पहले हेल्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हेल्थ को लेकर के ज़्यादा इशू है। तो बजाय कि 4 लोग जो कि फोकस कर रहे हैं एजुकेशन पर, हमको ये देखना होगा कि 99% लोग जो है, अगर वो हेल्थ को लेकर के कंसर्न है, तो पहले हमको इस पर फोकस करना है, ना कि एजुकेशन पर। ओके, तो वो बात करता है प्लेस्ड मॉडल। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 are the first step in understanding and intervening in the interaction pattern। पहला स्टेप क्या होता है इंटरेक्शन में, जो है इंटरवीन करना और अंडरस्टैंड करना, Communication. दैट इज द communication कम्युनिकेशन, इज द फर्स्ट स्टेप। क्लियर है? आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, लैंग्वेज ऑफ प्रॉक्सिमिटी इज आल्सो नोन एज, या आई थिंक आपने पेपर में भी पढ़ा होगा शायद। Non-verbal. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दैट इंक्लूड लाइक गेस्चर्स और फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, और ये सभी चीज़ें आपकी प्रॉक्सिमिटी में आती है, लैंग्वेज ऑफ प्रॉक्सिमिटी। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो जाएगा। ओके, इसका थोड़ा सा कंफ्यूजन है, दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर देंगे क्या? हाँ, लैंग्वेज ऑफ प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है कि इसका मतलब ही होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ओके, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर जैसे कि गेस्चर के माध्यम से हम प्रेजेंट करते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन के माध्यम से हम कुछ बताना चाहते हैं, बॉडी लैंग्वेज से आप समझ जाते हैं कि पर्सन क्या कहना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, पोस्चर के माध्यम से, आई कॉन्टेक्ट, आंखों से देख करके हम बात कर लेते हैं। ओके, तो ये सभी के सभी जो फॉर्म होते हैं कम्युनिकेशन के, वो है आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आ जाते हैं, उसी को हम लैंग्वेज ऑफ प्रॉक्सिमिटी बोलते हैं। ओके, क्लियर है? जैसे कि मान लीजिए हमको कुछ बताना है, कुछ कन्वे करना है, लाइक इमोशंस है, इंटेंशन है। सो लाइक इमोशंस, इंटेंशन हम इजीली तरीके से नॉर्मल कम्युनिकेशन के माध्यम से बता सकते हैं। फेशियल एक्सप्रेशन से आप समझ जाते हैं कि पर्सन जो है, हो सकता है ये पर्सन दुखी लग रहा है देखने में। बॉडी लैंग्वेज से लग जाता है कि इंसान बीमार है, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। पोस्चर से, आई कॉन्टेक्ट से समझ में आ जाता है, राइट। तो वो जो है हम आसान तरीके से कन्वे कर सकते हैं इमोशंस को, अपनी इंटेंशन को, थ्रू दी नॉन वर्बल, दैट इज कॉल्ड लैंग्वेज ऑफ प्रॉक्सिमिटी, क्लोजनेस, एक ऐसी भाषा जिससे हम जल्दी तरीके से कन्वे कर सकते हैं। क्लियर है? ओके सर। हाँ, so B will be right answer. Question number 19, the main objective of the communication is information, personality development, management, leadership। Yes, sir. Information. बिल्कुल, कम्युनिकेशन, Information. संचार का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो इंफॉर्मेशन को शेयर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, what are the key institutions of Indian democracy? Legislature, executive, electorate and judiciary। A, B, D, Legislature. Executive. ABD. बिल्कुल, ए, बी और डी होगा। ए, बी, सी इसमें क्या है?
इलेक्टोरेट नहीं होगा, जुडिशरी होगा। बस लेजिस्लेचर ये तो आंसर यस यस फाइन, एबीडी होगा। लेजिस्लेचर में क्या क्या आ जाता है अपना? इस विषय में से सारे चुने हुए लोग। चुने हुए लोग। व्हाट इज द एग्जीक्यूटिव? लोकसभा आती है ना सब, लेजिस्लेचर बॉडी का मतलब होता है कि वो लोकसभा आती है ना legislature, the body that is responsible for making law, like parliament, राज्यसभा, लोकसभा। एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है? that means like government that is responsible for implementing these kind of the law जो कि बनाए गए हैं लोकसभा में, राज्यसभा में, that is called as executive body। जुडिशरी का मतलब क्या होता है? एक सिस्टम, कोर्ट का सिस्टम होता है जो कि जैसे कि अ, कोई डिस्प्यूट है उसको लेकर के, या कोई रूल ऑफ लॉ है तोड़ा जा रहा है उसको लेकर के जो है वर्डिक्ट देते हैं, दैट इज कॉल्ड जुडिशरी। ओके, तीनों क्लियर है? एग्जीक्यूटिव सॉरी, एग्जीक्यूटिव सब। देखो यहाँ पर इसको समझिए, दोबारा समझिए। यहाँ पे लिखा है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का मतलब होता है एक बॉडी दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेकिंग लॉ। लॉ कौन बनाता है? पार्लियामेंट के अंदर बनता है, राज्यसभा है, लोकसभा है। ओके। एग्जीक्यूटिव मतलब होता है कि वो एग्जीक्यूट करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी को, जो कि लॉ बनाए गए हैं किसके अंदर, लेजिस्लेचर के अंदर, वो उसको एग्जीक्यूट करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, इन्फोर्स करेंगे लॉ को। ओके, जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, ये सभी के सभी जो है आपके आ जाएंगे एग्जीक्यूटिव के अंदर। जुडिशरी का मतलब पता ही है आपको। हाँ, इन सारे लोग को वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर हाँ, रहे हैं, जो वो जो उसको। लॉ है जो बनाए गए हैं वो सभी के सभी सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उनका सही तरीके से इंटरप्रिटेशन करना, ये सभी के काम होते हैं जुडिशरी के अंदर। जस्टिस को इंश्योर करना, लोगों को राइट्स को इंश्योर करना, प्रोटेक्ट करना, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना, और रूल ऑफ लॉ को मेंटेन कर बनाए रखना, वो सबको जुडिशरी बोलते हैं। क्लियर है? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर लेजिस्लेचर। 21। 21 क्वेश्चन पढ़िए, आंसर दीजिए। डायग्नोसिस cultural relation between the merging company determine the extent to which cultural class are likely to be occur। classes, classes लिखा हुआ है। बाई कल्चरल ऑडिट। और एनीवन? 21 का बाई कल्चर, इसमें देखो दो टर्म दी गई है, एक तो है बाई कल्चरल और दूसरा दिया है ऑडिट। दोनों को मिलाकर कर कर दिया social है। dynamics, सॉरी। social dynamics, ओके, बाई कल्चरल का मतलब क्या हुआ कि ये ऐसा प्रोसेस जहाँ पर हम लोग असेस करते हैं या फिर एग्जामिन करते हैं, क्योंकि यहाँ ऑडिट लिखा है तो बोल सकते हैं कि हम एग्जामिन करते हैं कल्चर, कल्चर रिलेशन बिटवीन द टू मर्जिंग कंपनी। जैसे मान लीजिए दो कंपनी ए और बी है, दोनों मर्ज हो रही है। ओके, तो मर्ज होने से पहले एक प्रोसेस को फॉलो करना होता है, ऑडिट करते हैं हम, ताकि जो है दोनों की जो एम ऑब्जेक्टिव है ऐसा ना हो क्लैश हो जाए। ओके, तो पहले उनको फाइंड आउट करना होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ओके, सिस्टम के अंदर, कि दोनों कंपनियों की क्या वैल्यूज है, क्या कैसा कल्चर है, क्या क्या उनकी प्रैक्टिसेस हैं, उसको अंडरस्टैंड करना, किस प्रकार के कल्चरल डिफरेंस हो सकते हैं। ओके, किस प्रकार का कन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है अगर दोनों को मर्ज करती हैं, तो उसके लिए हमको पहले एक बाई कल्चरल ऑडिट को करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कंपनी ये है, इसका फोकस है इनोवेशन पर, रिसर्च पर, दूसरी का फोकस है आपका बिजनेस पर ज़्यादा, कि कैसे हम क्वालिटीफुल प्रोडक्ट बनाए उसको बेचें, ज़्यादा फोकस है उसका, उसको लेकर के। तो फिर दोनों कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव अलग अलग हैं, तो हमको कुछ कॉमन ग्राउंड खोजना होगा, राइट, कि हम रिसर्च करें किस प्रकार से इनोवेशन करें और किसको उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर कर जो है उससे बिजनेस भी कर पाए। तो कुछ ना कुछ कॉमन ग्राउंड देखना होता है थ्रू दी बाई कल्चरल ऑडिट। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम एग्जामिन करते हैं, एसेस करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कल्चरल रिलेशन को बिटवीन टू कंपनी, इमर्जिंग कंपनी। ओके, को कैसे जोड़ सकते हैं आपस में, उस चीज़ को डायग्नोसिस करना, अंडरस्टैंड करना, दैट इज कॉल्ड बाई कल्चरल ऑडिट। क्या उनके डिफरेंसेस हैं? क्लियर? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट इज मोरल मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या होता है? modern concept of management, सॉरी, modern concept of management, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट मीन्स? बताइए।
यहाँ पे लिखा है एमोरल, एक तो होता है मोरल मैनेजमेंट, एक होता है एमोरल। तो एमोरल का मतलब क्या हुआ? मैनेजमेंट के अंदर हम लोग जो अप्रोचेज यूज कर रहे हैं या जो स्टाइल हम यूज कर रहे हैं, देयर इज सम काइंड ऑफ लैक ऑफ मोरल और एथिकल कंसिडरेशन इन द मैनेजमेंट और इन द सिस्टम। So only work. बोलिए बोलिए। तो सिर्फ काम के ऊपर फोकस रखना और भी यस यस, मैनेजमेंट के या बोल सकते हैं कि जो भी देखो, जैसे ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल होते हैं, ऑब्जेक्टिव है, तो हम केवल उन्हीं पे फोकस करते हैं कि उनको हम कैसे अचीव करना है। हम उसमें जो एथिकल इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं उनको हम हटा देते हैं, साइड कर देते हैं, या और भी कई एथिकल प्रिंसिपल्स को हम फॉलो नहीं करते हैं या तो डिस्कार्ड कर देते हैं। केवल हम फोकस करते हैं कैसे बेहतर आउटपुट आए, कैसे बिजनेस बढ़े, कैसे ऑर्गेनाइजेशन के गोल या जो ऑब्जेक्टिव वो अचीव हो पाए। सो दैट इज कॉल्ड एमोरल मैनेजमेंट। ओके, एक ऐसी अप्रोच, एक ऐसी स्टाइल जिसमें हम मोरालिटी या एथनिक कंसिडरेशन को मतलब जो एथिकल कंसिडरेशन होती है उसको हम फॉलो नहीं कर रहे होते हैं। दैट शुड बी फॉलो इन द प्रोसेस, बट उनको हम साइड कर देते हैं कि हमको बिजनेस करना है या उसको प्रॉफिट ज़्यादा कमाना है, तो उसको हम मोरल मैनेजमेंट बोल सकते हैं। क्लियर है? एडोक्रेसी का मतलब क्या होता है? Sir, a flexible organization. ओके, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब फॉर्मल हियरार्की नहीं होती सिस्टम के अंदर, ब्यूरोक्रेसी कम होती है, राइट। हमारा ज़्यादा फोकस होता है क्रिएटिव वर्क पर, इनोवेशन पर, वो सभी चीज़ें। ऑटोनॉमी दी जाती है, मतलब जो वर्कर्स हैं थोड़ा फ्लेक्सिबल मैनर में वो काम करते हैं, वो एडोकेसी कहलाती है। तो बहुत ज़्यादा रिजिड एनवायरनमेंट नहीं होता है, फॉर्मल हियरार्की भी कम होती है, ओके, ब्यूरोक्रेसी ज़्यादा नहीं होती है, दैट इज कॉल्ड एडोकेसी। फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा रहती है सिस्टम के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर। सर ऑडियो आपकी थोड़ी कट रही है सर। ओके, आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा? सो ऑडियो में थोड़ी प्रॉब्लम। नो सर, वो बीच बीच में ब्रेक हो गई है, प्लीज। ओके, एडोक्रेसी, एडोक्रेसी का मतलब होता है एक ऐसा स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दैट इज वेरी फ्लेक्सिबल, दैट इज वेरी डिसेंट्रलाइज्ड, like member of the community, they मतलब in the system they have like they are working very flexible manner। उनको autonomy भी है, they can work together, फोकस होता है क्रिएटिविटी, फोकस होता है इनोवेशन पर। ओके, बहुत ज़्यादा फॉर्मल सिस्टम नहीं बना होता है, बहुत ज़्यादा फॉर्मल हिरार्की नहीं होती है, ब्यूरोक्रेसी कम होती है, वो एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि बहुत फ्लेक्सिबल है, दैट इज कॉल्ड एडोक्रेसी। क्लियर है? बताइए। Yes, sir. यस सर। सोशल डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है? जो डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है, इस हम लोग पहले ही पढ़े हैं। मतलब सोशल डायनेमिक्स मतलब सोशल इंटरेक्शन, रिलेशनशिप, ओके, दैट इज चेंजेस दैट अकर विद इन द कम्युनिटी, विद इन द सोसाइटी, विद इन द ग्रुप, दैट इज कॉल्ड सोशल डायनेमिक्स। ठीक है, इसमें हम स्टडी करते हैं कैसे इंडिविजुअल्स हैं, ग्रुप हैं, आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, वो सभी चीज़ें, तो पूरा प्रोसेस सोशल डायनेमिक्स कहलाता है। तो यहाँ पर आपका ये वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट आर द रोल प्ले बाय द सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन? कोई भी संस्था है उसके द्वारा क्या रोल प्ले किए जाते हैं? पॉलिसी एनालिसिस करना, एडवोकेसी करना, मॉनिटरिंग द स्टेट परफॉर्मेंस, फॉर्मुलेशन ऑफ द लॉ। ABC। देखिए, लॉ तो नहीं बनाएंगे ना, ABC। लॉ बनाने का काम इनका नहीं होता है ना, तो ये भी सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, हाँ बिल्कुल, विच इज नॉट कंसिडर एज द सोशल वेलफेयर मॉडल? रेमेडियल मॉडल। ओके, तो सोशल वेलफेयर मॉडल में आपके तीन ही मॉडल आते हैं, फैमिलियल, या जिसको हम फैमिलियल मॉडल बोलते हैं, दूसरा है इंस्टीट्यूशनल मॉडल, तीसरा है रेडियल वेलफेयर मॉडल। फैमिलियल मॉडल मतलब होता है, यह माना जाता है कि जो फैमिली है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम है सोसाइटी का, और सभी के लिए सोशल सपोर्ट प्रोवाइड कराना, इकोनॉमिक सिक्योरिटी इंश्योर करना लोगों के लिए, ओके, बच्चों के लिए, तो वो फैमिलियल मॉडल कहलाता है। दूसरा यहाँ पर है इंस्टीट्यूशनल मॉडल। इंस्टीट्यूशनल मॉडल का मतलब क्या होता है? ओके, बताइए। बच्चों ये आपका इंस्टीट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल। एजुकेशन ओके, जैसे कि मान लीजिए सोसाइटी के अंदर कुछ लोग हैं, उनको स्पेशल नीड की ज़रूरत है, तो हम उनको फोकस करेंगे, जैसे कि कैश इंसेंटिव हम देते हैं, या पेंशन स्कीम है, या फिर बेरोजगारी भत्ता या बेनिफिट्स प्रोवाइड कराते हैं, या कोई भी सोशल केयर सर्विस हम इंश्योर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ द मनी, इन द फॉर्म ऑफ द रिसोर्सेज, बाय द गवर्नमेंट, बाय द वेलफेयर एजेंसी, दैट इज कम अंडर द इंस्टीट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल। ओके,